गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशिक। Okay. Is the screen visible? Yes, sir. यस सर। Okay. So let's begin with the one more new chapter, that is atoms and molecule. Okay, I think you have already studied that in your school, and I think also with Nitish sir. But the thing as I had discussed with sir is, sir had told to put more emphasis on your chemistry, okay, than other subjects. So now onwards we will make our command over two books, that is NCERT and another one is NCERT Exemplar. ठीक है, एग्जाम्पलर का नाम सुना है तुम लोग? हाँ सर है। हाँ है ना, तो पहले वो बुक हम लोग के टाइम पे नहीं रहता था, हम तो कभी सुने ही नहीं थे एग्जाम्पलर बुक, मतलब एक्चुअली वी आर नॉट दैट मच कॉन्शियस अबाउट आवर स्टडीज। ठीक है, तो अभी जो बात बताया जा रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन एज वी यूज्ड टू डू, एंड देन वी विल पुट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, जहाँ पे जितने न्यूमेरिकल्स हैं उतने न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे अभी तक मैं आई यूज्ड टू गिव द असाइनमेंट टू यू टू सॉल्व, बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ओवर हियर ओनली। बात समझ में आ रही है? So यस सर। okay, so in this chapter we have in the first paragraph we have given some ancient history regarding that atom and molecules की पहले से ही जो है देखो 500 BC लिखा हुआ है एक्चुअली, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड। ठीक है, आइडिया द एंशिएंट ग्रीक, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफी के बारे में बोला गया कि एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स मतलब जो लोग होते हैं, जो मतलब हिंदी में इसको दर्शन शास्त्र बोला जाता है, जैसे बोलते नहीं है कभी कभी ज्यादा फिलोसफी मत जाड़ा करो, तो इसका मतलब होता है कि जो आदमी अपना लाइफ में बहुत कुछ को ऑब्जर्व करके सीखता है, तो उसको हम लोग फिलोसफर बोलते हैं। ठीक है, उनके पास फिलोसफी होती है। तो इंडियन के जो फिलोसफर लोग थे और जो ग्रीक के फिलोसफर लोग थे, उन लोग के पास ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में ये लोग हमेशा उत्सुक रहते थे जानने के लिए। ठीक है, the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC, मतलब 500 BC के along इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट था, तुम्हारा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, एटम का, मैटर का आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो, पता नहीं बोर्ड आज जैसे क्यों चल रहा है, मतलब इधर लिखने ऐसा नहीं हो गया। ठीक है, तो ये जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बोल रहा है ना, ये आइडिया क्या था कि मतलब जो भी मैटर सबसे पहले मैटर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ व्हाट इज मैटर? हेलो, डिफाइन मैटर। Everything around us which has space and occupies mass, has mass and occupies space is called matter. ठीक है, तो मैटर का पता था, तो बोले कि मैटर को डिवाइड करना है, कितना अनलिमिटेड हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट था कि मैटर को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग एटम बोलते थे। ऐसा कंसेप्ट आया था, तो उसको मॉडर्न तरीके में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैटर है, मैटर को तुम डिवाइड करते जाओ, एक बार डिवाइड करोगे तो हाफ होगा, फिर उस हाफ को डिवाइड करो, फिर उस हाफ को डिवाइड करो, तो जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे तो सिर्फ एक पार्ट ऐसा बचेगा जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है?
तो उसको एटम बोल दिया गया था। तो ये मॉडर्न टाइम में हुआ था, बट इससे पहले 500 बीसी के अलाउंग जो अराउंड भी लोग ये सब बात बता रहे थे। ठीक है, तो एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ के बारे में लिखा गया, जो डिवाइडिंग मैटर, तो मैटर को उस टाइम पे पदार्थ बोला जाता है, हिंदी पे मैटर को पदार्थ ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी में मैटर को पदार्थ बोलते हैं। एंड डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। देखो वो महर्षि कन्नड़ उस टाइम पे ही बता चुके थे कि जब मैटर है, कोई भी मैटर है, उसको तुम यदि डिवाइड करते जाओगे तो लास्ट में तुम स्मॉलर पार्टिकल तुमको मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जहाँ पे उसको तुम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो फर्दर डिवीजन के बियॉन्ड होगा। ठीक है, बियॉन्ड फर्दर डिवीजन मतलब उसको तुम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो जो वो पार्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ये सब महर्षि कन्नड़ अपने लैंग्वेज में बता रहे थे लोगों को। बात समझ में आ रही है? कि सपोज तुमको एक Yes, sir. बिस्किट दे दिया गया, तुम बोला गया कि इसको तोड़ो, तो इसको तुम हाफ तोड़ दोगे। ठीक है, फिर जो हाफ आया बोलेगा इसको भी तोड़ो, फिर इसके बाद जो हाफ आया बोलेगा इसको भी तोड़ो। तोड़ते तोड़ते लास्ट में इसके डस्ट पार्टिकल बचेंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट ब्रेक डाउन दिस डस्ट पार्टिकल, बट इवन द डस्ट पार्टिकल्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल तुमको दिख रहे हैं, लेकिन एटम उससे भी छोटा हो सकता है। उस डस्ट पार्टिकल में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम होंगे, तो सोचो एटम्स कितना छोटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इवन एटम्स यू कांट सी अ सिंगल एटम विथ योर नेकेड आई। ठीक है, तो इतना छोटा होता है एटम कि वो बिस्कुट का एक जो डस्ट आ रहा है, उस डस्ट में मिलियंस ऑफ तुम्हारे एटम्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कितना छोटा होगा? Yes, sir. ठीक है, तो उस मिलियन को तोड़ते तोड़ते तुमको एक में जाना है, इतना छोटे में जाना है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये उसको जब ऐसा स्टेज आ जाए कि वो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उसको परमाणु बोलेंगे। ठीक है, सो अनदर इंडियन फिलोसफर जिसका नाम फाकुदा कातियामा था, ठीक है, वो बताए कि this particle normally exist in combined form to give us various forms of matter। तो बोले कि जो ये परमाणु जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये परमाणु ही आपस में मिल के, जैसे एक परमाणु हो गया वो दूसरे से मिलके तीसरे से मिलके हम लोग को क्या देता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देता है। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स। तो बताओ व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, क्या क्या होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर में, बताओ। So like the states of matter. हाँ, वेरियस फॉर्म्स, यस। ठीक है, तो वही लाइक द Actually, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, इस तरह का फॉर्म देते हैं वेरियस फॉर्म्स। या फिर वेरियस फॉर्म यू कैन से कि सॉलिड में भी वेरियस फॉर्म है, अलग अलग तरह का वो अपना शेप बना देते हैं। ठीक है, जैसे चेयर भी तुम्हारा एक मैटर है, तो चेयर के लिए कंपाउंड जो एटम्स है, जो परमाणु है, उनको अलग अलग तरीके से लगना पड़ा होगा। तुम्हारा जो डोर है, डोर के लिए भी मैटर जो एटम्स है उनको अलग तरीके से जुड़ना पड़ा होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की मतलब अलग अलग तरीके से कंबाइन होके एक दूसरी चीज देते हैं। जैसे एक स्केल है, तुम्हारे पास एक स्केल है, तो उस स्केल में एटम्स अलग तरह से कंबाइन होंगे तो वो स्केल बनेगा, या फिर वो परमाणु अलग तरह से कंबाइन होंगे तो वो स्केल बनेगा। बट सेम यहाँ पे भी वही एटम्स है, बट उनको यदि बुक बनाना है तो बुक के लिए उनको अलग तरीके से कंबाइन होना होगा। बात समझ में आ रही है? yes, sir. ठीक है, तो अब फिर क्या होता है कि अराउंड सेम ईरा वो इधर इंडियन फिलोसफी चल रही थी, उधर ग्रीक ग्रीक वालों की फिलोसफी चल रही थी। तो यहाँ पे दो नाम आता है फिलोसफर्स के, जिसमें एक डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस है। ठीक है, ये दोनों का आई डोंट थिंक दिस पोर्शन इज दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एकेडमिक व्यू, but this will make the things interesting. And that's why mentioned in NCERT. If it is mentioned in NCERT, then you must have the things in your mind. बात समझ में आ रही है कि एनसीईआरटी में जो है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सो तो इन द सेम era डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस suggested if we go on dividing a matter, a stage will come when the particles obtained cannot be divided further. So Democritus called these indivisible particles atoms, meaning indivisible. So there may a question may arise over here, who coined the term atoms? ठीक है, सबसे पहली बार atoms terms कौन बोला और what does this mean? So atoms का मतलब क्या होता है, indivisible, ये माना जाता था। ठीक है,
कौन बोल रहा था? ये ग्रीक वाले लोग बोल रहे थे। इंडिया में सेम फिलोसफी चल रही थी तो उसको पदार्थ और परमाणु बोला गया, और यहाँ पे भी सेम है तो उसमें मैटर बोला गया और एटम बोल दिया गया। ठीक है, तो डेमोक्राटस हैज टोल्ड इट। All this was based on the philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century। ठीक है, तो ये लोग फिलोसफर्स थे। ठीक है, ये लोग क्या थे? फिलोसफर्स थे। तो इनकी बातों पे आधे लोग विश्वास कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर रहे। एज लाइक एज वी से घोस्ट एग्जिस्ट, कोई बाबा फकीर है तो वो बोलता है घोस्ट है, but normal people will not believe, or even it may be possible that half of the masses will believe that there are ghosts, but not half, but half will not be uh, agreed with the statement। बात समझ में आ रही है कि एक बाबा आके बोल रहा है भूत है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं है, और मतलब लोगों को अपना मतलब फ्रीडम है चूज करने का। तो इन लोग का जो बात था, इन लोग का बात भी ऐसा ही फिलोसफी था, तो इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। बात समझ में आ रही है? कोई एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इन लोग का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडिया कुड बी डन टिल 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी तक ये सब बातें सिर्फ फिलोसफी की बातें थी, इस पे कोई बिलीव करता था, कोई नहीं बिलीव करता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. आवाज क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। नाउ बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अब क्या होता है कि 18th सेंचुरी खत्म होने लगा तो साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइंड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। तो अब 18th सेंचुरी का जब एंड आने लगा, 18th सेंचुरी तक अभी कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं था उनके पास कि एटम क्या है, और मतलब ठीक है ये सब किसी के पता नहीं था, बट फिलोसफिकल वे पे पता था। फिलोसफी पे जाए तो बहुत 500 BC से ये सारी चीजें पता थी, बट 18th सेंचुरी तक उनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन जब 18th सेंचुरी खत्म होने लग गया, ठीक है, तो उस टाइम तक साइंटिस्ट लोग एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है, ठीक है, ये सब को पता लगाना चालू कर चुके थे, ये सब उनको पता चल चुका था। ठीक है, अब बात आती है कि ये इवन उन लोग को ये भी पता चल गया था कि एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, और उनके कंबाइन करने से क्या होता है। बात समझ में आ रही है? उनको एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया। मतलब सेंचुरी इज एक्चुअली 100 ईयर्स ना, 100 ईयर की एक सेंचुरी होती है। तो बिफोर 100 ईयर अभी यहाँ पे जब था तो इनको पता नहीं था कि फिलोसफिकली पता था सब कुछ, बट प्रैक्टिकली एंड एक्सपेरिमेंटली दे डिड नॉट हैव दैट मच एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो ठीक है, उसके बाद फिर जब 100 साल बाद हो गया तो 100 साल का जो गैप होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें इन लोगों को क्या क्या पता चल गया, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब देखो एडवांसमेंट क्या है, एलिमेंट कहाँ पता चल गया, कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्स जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब इनको पता चल गया 100 साल के गैप में। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम लेवोजियर, ठीक है, एंटोनियो एल लेवोजियर led the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। तो अब जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये 18th सेंचुरी के खत्म होने की बात है और 19th सेंचुरी की स्टार्ट होने की बात है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, जिन्होंने दो लॉ दिए थे। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस का बेस तैयार कर रहे थे ये लोग उस टाइम पे। ठीक है, बेस तैयार कर रहे थे, तो दो इंपॉर्टेंट केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वो लोग को पता था कि एलिमेंट कैसे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, interested, they become interested मतलब they wanted to know more and more about how element combines, ठीक है, and what happens what the element combines। they were interested in knowing, that means they wanted to know that how the element are combining and what will be its result। So by watching this all, a scientist named Antonio Lavoisier, he has given the two important laws। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट्स टुगेदर। सो एंटोनियो लॉवेजर हैज गिवन टू लॉज। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ डाउट है यहाँ तक? बताओ। हाँ सर। ठीक है, सो
ठीक है। नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड। अब दो लॉ यहाँ पे दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवोसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये लोग दो लॉ बनाए, केमिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ दिए गए उस टाइम पे। तो पहला लॉ उसका क्या था? केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब सिंपली मिक्सिंग ऑफ दो एलिमेंट को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ, ठीक है। तो उसमें जो पहला लॉ था उसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो द फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया कि is there a change in mass when a chemical change take place? So do you have any idea regarding physical change and chemical change? I think you have studied in first chapter itself. Yes, sir. Yes, so say what is physical change and what is chemical change? Sir, physical change means it can be reversible, like it is done by human strength, and chemical change cannot be reversed. It is done like in experiments or like labs. Okay, so here is a activity. Let's focus on it. Take one of the following sets X and Y, ठीक है। केमिकल के सेट्स बना लिए X एंड Y। तो फर्स्ट सेट में क्या क्या केमिकल रखे? फर्स्ट में यार कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। सेकंड में Y के फर्स्ट में सोडियम कार्बोनेट, इसका वेट भी दिया हुआ 1.25 ग्राम एंड 1.43 ग्राम। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है 1.22 और सोडियम सल्फेट है 1.53। लीड नाइट्रेट, ठीक है, ये सब एलिमेंट है, तुम लोग नाम सुने ही होंगे। लीड नाइट्रेट Pb2NO3, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2 एंड कॉपर सल्फेट। ये सब पढ़े ही होंगे, हमको लगता है कि कैसे एलिमेंट्स लिखते हैं, ये सब पता है ना। CuSO4, Yes, sir. हाँ, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम Na2CO3 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। सो प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन। 5% सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है ये, इसका मतलब होता है 5 ग्राम को तुम 1000 ml में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, तो 5% सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। तो ऑफ एनी पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड इन 10 ml ऑफ वाटर। तो और इसको यदि और तुमको कम करना है 10 ml में बनाना है तो तुम इसको 10 के लिए निकालोगे, तो नीचे यहाँ पे 10 करना है तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी मतलब 0.5 ग्राम को 10 ml में डिसॉल्व करना होगा, तब ये 5% सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर X एंड Y each in 10 ml in water, ठीक है। Take little amount of solution of Y in a conical flask, add some amount of X in ignition tube, अब hang the ignition tube in a flask, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप तुमको बनाना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ Y को डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ X को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एक कॉर्क से इसको बंद कर देना, थ्रेड लगा दिया गया। अब इस ये ऐसा इसलिए किया गया कि तुम इसको डायरेक्टली मिक्स करोगे तो हो सके तुमको कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, इसलिए इसको इस तरह से थ्रेड से बंद कर दिया गया। बाद में तुम ये कॉनिकल फ्लास्क को सेक करोगे तो इसका जो कंटेंट है ये वाले ट्यूब का, इग्निशन ट्यूब जिसको बोल रहे हैं, तो वो अपने आप पोर्ड हो जाएगा इसमें और रिएक्शन इसके अंदर होगा, ताकि कुछ चीजें बाहर ना निकल पाए, इसलिए इसको कॉर्क से बंद कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. वो एक्सपेरिमेंट वाली Yes. बात सुनाई दी थी, ये वाली बात सुनाई दी थी? Yes, sir. ओके, सो कौन था? अब ये रिएक्शन होगा तो कुछ भी चीज जो बाहर जाने वाली थी वो बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये हम लोग बंद कर दिए। यदि ऐसा मैकेनिज्म सेटअप नहीं करते तो जो गैस निकलती है वो बाहर निकल जाती है, हम उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए ऐसा सेटअप किया गया, ठीक है, ताकि जो भी हो रिएक्शन प्रोडक्ट सब इसी में रह जाए। अब क्या क्या हम लोग वी आर जस्ट स्टडिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं हम लोग।
कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं। अब क्या क्या गया, वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अभी जो फ्लास्क का तुम सेटअप बना लियो पूरा, अभी रिएक्शन नहीं किया गया है, तो उसी सेटअप को पूरा एक बार वे कर लेना है विद द इग्निशन ट्यूब हैंगिंग। यहाँ पे इग्निशन ट्यूब हैंग हो रहा है, और इसको पूरा एक बार वे कर लो कितना वेट है इसका, ठीक। अब बोला गया कि टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क। अब फ्लास्क को टिल्ट करो और थोड़ा स्विल कर दो, मतलब घुमाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा मिक्सचर था ये इग्निशन ट्यूब में और इसमें था, वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब कंप्लीट रिएक्शन तुम्हारा हो गया, तब फिर तुमको वे करने बोला जा रहा है, ठीक है। फिर से वे करो। सपोज यहाँ पे इसका पूरा सेटअप का वेट आया था तुम्हारा 120 ग्राम के आसपास। उसके बाद फिर जब हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? पागल। Yes, sir. ठीक है। सब अभी चलो, तो ये समझ में आया, अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया सब। सो डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। अब ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन फ्लास्क का क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का क्या होगा, ठीक है। व्हाई शुड यू कॉर्क, कॉर्क तुम क्यों लगा दिए, ठीक है। डज द मास्क ऑफ द फ्लास्क कंटेन चेंज। तो ये 4 क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, जिसमें से पता ही है तुमको कि कॉर्क क्यों लगाया गया, ताकि कोई गैस या फिर कुछ भी चीज हो वो स्केप ना कर पाए। और मास चेंज होगा नहीं होगा वो तो प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मास जो था तुम्हारा वो ना बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस शिफ्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो रिएक्शन वहां पे होगा, ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज अर्लियर इट वाज वेट 120 ग्राम, तो बाद में भी वो 120 ग्राम ही होगा रिएक्शन के बाद भी। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो ये बोला गया कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट लॉ फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन जो था उसके लॉज का फर्स्ट लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेवोजियर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट, मतलब जनरली कोई भी वर्क होता है ना साइंस में, तो उसमें एक आदमी के बस की बात नहीं होती है, तो वो पूरा ग्रुप काम करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। सो लेवोजियर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it, ठीक है। ये बात को हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे बोला कि मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो कैसे बने थे, दो तरह के, दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बने थे। ये सब डेफिनेशन पता होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट क्लास वेरी वेल दैट मैटर इज डिफाइंड इनटू प्योर सबस्टेंसेस and impure substances. Pure substances is defined again classified as compound and elements, and impure substance is categorized into mixtures, and mixtures are again divided into heterogeneous and homogeneous, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे बनता था, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स से, मतलब एलिमेंट्स के मिलने से फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट जब मिलते थे तो कंपाउंड बनता था, ठीक है। तो यही चीज बोला गया कि यहाँ पे कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। सो were composed, many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, ठीक है, irrespective of where the compound came from and who prepared it। यहाँ पे सिंपल भाषा में यदि इसको समझा जाए तो ये बताया गया है कि जैसे H2O हम लोग लिखते हैं, सो H2O यदि हम लोग लिख रहे हैं तो व्हाट डज दिस H2O मीन्स, बताओ। H2O मतलब क्या होगा, Water. वाटर, ठीक है। दिस H2O मीन्स वाटर, तो हम इसको यदि वाटर बोल दिए,
if we say this is water, so if you will bring water from anywhere, it must have H2O. ठीक है, कहीं से भी तुम वाटर लाओ तो उसमें H2O होगा. यदि H4O8 हो गया तो we will not call it water, as it has hydrogen and hydrogen and oxygen, but we will not gonna to call it water. ठीक है, if anything is known as water, it must have हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन कॉल इट एज वाटर, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट वाटर. सिंपल यही बोला गया कि जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, हम कहीं से भी उस कंपाउंड को ला रहे हैं या फिर कोई भी उसका सिंथेसिस कर रहा है, तो वो कंपाउंड में सेम ही चीज फिक्स प्रोपोर्शन में है. ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन 2:1 के प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स्ड है, तो इसको हम वाटर बोल रहे हैं. यदि ये रेशियो 3:1 हो जाएगा तो वी विल नॉट गोना टू कॉल इट वाटर. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Similarly, one example is being given over here. In a compound such as water, ठीक है, water का example दिया है, ratio of the mass of hydrogen. So it here it is talking about the mass. ठीक है, mass के बारे में बात कर रहा है. The ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen. ठीक है, ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. That is, we in water we take two hydrogen weight of one hydrogen is 1 and here it is 2, so it will be 2 for hydrogen, and for oxygen it always is 16, so 2:16 because we are considering the mass. ठीक है, तो mass कंसिडर के यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का, so it became 1:8. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Whether whatever the source of water, thus मतलब कोई भी वाटर का तुम सोर्स लाओ तो ये रेशियो फिक्स होना चाहिए. यदि ये रेशियो गड़बड़ हुआ, 1:9 पहुंच गया या 1:10 पहुंच गया, देन वी विल नॉट कॉल इट वाटर. दिस रेशियो, यदि ये रेशियो आ रहा 1:8, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज वाटर. ठीक है, thus if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 ग्राम या कोई वाटर को यदि तुम तोड़ोगे, ठीक है, 9 ग्राम वाटर को तुम तोड़ोगे तो व्हाट you will got 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen always obtained, means the total ratio is 1:8. So if you have 9 gram of water, then 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen you will obtain from it. बात समझ में आ रही है? Yes. So similarly for ammonia is NH3. ठीक है, ammonia is NH3. Nitrogen and hydrogen is always present in 14:3 ratio. 14:3 ratio means mass of nitrogen is 14 and here 3 hydrogens are there, that's why it is 3. ठीक है, 14:3. तो ये रेशियो के अलग यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट, लाइक 16:8 में यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है तो दिस विल नॉट बी अमोनिया. ठीक है, ये इसको हम अमोनिया नहीं बोलेंगे. अमोनिया होना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन होना होगा 14:3 के रेशियो में. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो मास के बारे में बात किया था, मास से रिलेट करके बोला गया. ठीक है, देन whatever the method or source by which it is obtained, कहीं से भी तुम लाओ, किसी भी सोर्स से लाओ, कैसे भी तुम प्रिपेयर करो, बट वो रेशियो कितना होना चाहिए? 14:3 इन केस ऑफ अमोनिया एंड 1:8 इन केस ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो जब ये ऑब्जर्वेशन हुआ तो कोई भी लॉ देने से पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ खोजते हैं, फिर वो लॉ बनता है. ठीक है, so this led to the law of constant proportion. इससे क्या लॉ दिया गया? इससे लॉ दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, इन दिस लॉ क्या था? इस लॉ में क्या था? which is also known as law of definite proportion. So another word for constant was definite.
डिफिनिट मींस फिक्स्ड एंड कांस्टेंट मींस आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही था, तो कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन वर द सेम वर्ड्स। नाउ दिस वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट, ठीक है। प्रोस्ट जो साइंटिस्ट थे, जो कंटेम्परेरी थे लवोजियर के साथ काम करते थे, वही बोले कि दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन अ केमिकल सबस्टेंस, ठीक है। इन ए केमिकल सबस्टेंस, इन व्हाटएवर अ केमिकल सबस्टेंस यू टेक, कोई भी केमिकल सबस्टेंस तुम ले लो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो कोई भी केमिकल सबस्टेंस में, ठीक है, जो एलिमेंट्स है तुम्हारे, वो हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे अभी जो एग्जांपल तुमको दिया गया, तो उसी एग्जांपल के हिसाब से समझ लो। जैसे वाटर में, वाटर का मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। इवन यू सी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज विथ C6H12O6। यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2:1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Any chemical entity, any chemical substance you take, they are always present in a definite proportion, similarly like CO2, ठीक है। CO2 को देख लो, यहाँ पे मास की बात की गई है। यदि मास के हिसाब से तुम देखोगे तो कार्बन 6 का मास हो जाएगा 72, हाइड्रोजन के लिए 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए इसको तुम मल्टीप्लाई करके देखो 16 से, 16 into 6 96, and then you find the simplest ratio, again you will got a simplest ratio, ठीक है। एक सिंपल रेशियो तुमको मिल जाएगा, जैसे 12 के टेबल में सब कट जाएगा, 12 या 4, ठीक है। इसको वर्कआउट करके देखो, जैसे 72 है तुम्हारा, फिर 12 है और 96 है, तो इसका सिंपल रेशियो यदि तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। 2 के टेबल में सब जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये 36 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 6 के टेबल में 6 6 या 36 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 1 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के केस में 6:1:8 के रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज बोल दिए, ये कौन बोल दिए, प्रोस्ट बोल दिए। सो दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे कंबाइन करते हैं, हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है। तो हाउ द एलिमेंट कंबाइन, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय टू लॉज। फर्स्ट वन द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकंड वन इज law of constant proportion or law of definite proportion. This law was put forwarded by Joseph Prost. यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. ठीक है। Now, the next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of this law. ठीक है, लॉ तो दे दिए बहुत अच्छा से, तो अब बोला गया कि अब ये सब का appropriate explanation हम लोग के सामने ला के दीजिए, ठीक है। एक्चुअली when this law were given, the scientists have जितना जो उनके ग्रुप में आदमी था ना, they all have agreed with this law। वो सारे ग्रुप के मेंबर सब लोग एक एक करके एग्री किए थे, हाँ सही है सही है सही है। बट नाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आइडिया इन फ्रंट ऑफ द IUPAC और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद केमिस्ट्री, ठीक है। सो अब इनको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। सो ब्रिटिश केमिस्ट एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। नाउ हियर द एंट्री ऑफ थर्ड साइंटिस्ट, मॉडर्न इरा के तीसरे साइंटिस्ट का एंट्री हो रहा। अभी तक हम लोग लेबोजियर, जोसेफ प्रेस्ट के बारे में पढ़े, एंड दिस थर्ड फेलो इज जॉन डाल्टन। बात समझ में आ रही है? नाउ he provided the basic theory about the nature of matter, ठीक है। मैटर के नेचर के बारे में एकदम बेसिक थ्योरी लेके आए जॉन डाल्टन, ठीक है। अब डाल्टन भी वही कहानी बोले जो 500 BC में, 500 BC में इंडियन फिलोसफर और एट द सेम टाइम ग्रीक फिलोसफर जो लोग थे वो लोग बोला करते थे। तो डाल्टन भी वही कहानी शुरू की है। डाल्टन बोल रहा है, डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अभी तक जो फिलोसफी थी, डाल्टन उस बात को उठा के फिर लेके आए, ठीक है।
18वीं सेंचुरी के एंड तक में यही फिलोसफी काम दे रही थी। फिर 100 साल बाद डाल्टन ये चीज को वापस उठा के ले आए। ठीक है, नाउ he took the name atom as given by the Greeks जो उस टाइम पे एटम्स वर्ड दे दिए थे ना, एटम वर्ड, वही वर्ड को ये डाल्टन फिर से ले आए। एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर एटम्स। बात समझ में आ रही है? पूछा जाएगा हु कॉइंड द टर्म एटम, तो सबसे पहले तो ग्रीक वाले लोग दे के रखे थे 100 साल पहले ही एटम होता है ऐसा कुछ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। ग्रीक वाले लोग ऑलरेडी नाम दे के रखे थे एटम। ठीक है, अब 100 साल बाद डाल्टन ये वर्ड लेके आ गए एटम। अब डाल्टन एटम्स वर्ड वहां से ले आए, बट डाल्टन उसके पीछे एक कंसेप्ट जोड़ दिए एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट। His theory was based on the law of chemical combination। तो ये थ्योरी वो कहां से लाए? ये उनका जो थ्योरी था वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी हम लोग पढ़े, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में 2 लॉ था, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसी पे उनका बेस्ड था। जैसे कैसे बोला जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में यदि बोला जाएगा तो डाल्टन यहाँ पे एटम वर्ड का बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किए होंगे। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन किए होंगे। मान लो कि तुम जो रिएक्शन सेटअप लगाइए कॉनिकल फ्लास्क वाला, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो कॉनिकल फ्लास्क वाला जो ये लगाए सेटअप, तो इसमें जितना केमिकल कंपाउंड तुम डाले थे, तो सबका एटम को यदि कैलकुलेट कर लिया जाए तो 100 एटम हुए, मान लो 100 एटम, एंड द वेट ऑफ दिस 100 एटम सपोज इज 120 ग्राम। ठीक है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो नया कुछ नहीं बना, यही 100 एटम्स अलग अलग तरह से अरेंज हो गए, 100 एटम्स अलग अलग तरह से अरेंज हो गए, तो भी नेट वेट क्या होगा? 120 ग्राम ही होगा। So this type of proof is being given earlier in 100 years back. 100 year back, these were the only philosophy. But Dalton come up with the idea with the supporting statement. जो supporting statement था वो अपना law of chemical combination से ले लिए और बोल दिए कि atoms are the smallest यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, कोई मैटर है जो तुम बोल रहे थे कि मैटर को लेके हम यदि तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल रीच अ स्टेज व्हेन वी कांट डिवाइड इट फर्दर, सो दैट स्टेज, दैट thing what we got and what we are unable to divide, it is known as atom. And Dalton was giving the proof using these 2 laws of chemical combination and law of definite proportion। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, कविता सर। समझ में आ रहा है सब? Yeah. कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो, हेलो, यस सर। कोई डाउट Yes, नहीं? sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, so meeting will be over in 2 minutes, so let us continue and you have to join। इसके बाद कोई क्लास है क्या? Do you have any class? इसके बाद कोई क्लास है? सर मेरा 9 बजे है। और किसी का कोई? आशी, आशी, कविता, तुम लोग का किसी का क्लास है तो? सर मेरा नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, तो आज क्लास हम लोग थोड़ा लंबा लेंगे। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया, मैटर का बात समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया, डाल्टन भी बता दिया। नाउ डाल्टन अपना थ्योरी भी बोल दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बात बता दिए, इसका सपोर्ट पे लेके एटम्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दिए। नाउ Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of ये कहाँ चला गया? For the law of, इसके बाद कहाँ पे? For the law of conservation of mass and law of definite proportion। ये क्या बात हुई? ये क्या बोल रहा है? हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो डाल्टन जो अपना एटॉमिक थ्योरी दे रहे थे ना,
यहाँ पे देखो दोनों बात लिखा हुआ है कि हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था उनका थ्योरी। सो ऑफ कोर्स जब उनका थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं, उन दोनों लॉ पे उनका थ्योरी बेस्ड है। सो ही विल एक्सप्लेन द बोथ टू लॉज, ठीक है, वो दोनों लॉज को वो अपने अकॉर्डिंग से अपने थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन